हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हेमलता मिश्रा फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़पानी। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 8 की सिविक्स का चैप्टर नंबर 4, जो कि है अंडरस्टैंडिंग लॉस। ठीक है, जो इसमें हमारे गवर्नमेंट ने नियम और कानून बनाए हैं उसके बारे में समझेंगे हम कि क्या नियम कानून बनाए हैं, कैसे नियम कानून बनाए गए हैं। ठीक है, तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। You may be familiar with some laws as those that specify the age of marriage, the age at which a person can vote, and perhaps even the law dealing with buying and selling of property। जैसे कि आप फैमिलियर होंगे इन लॉज से कि कौन सी एज स्पेसिफाई की गई है गवर्नमेंट ने गर्ल्स और बॉयज़ की मैरिज के लिए। ठीक है, और कौन सी आपकी एज है जिसमें आप वोट कर सकते हैं, और लाइक आपको प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, बेचनी है, तो उसके लिए क्या लॉ है। तो सारी लॉज से आप फैमिलियर होंगे ना। ये सारे लॉज जो है गवर्नमेंट ने बनाए हैं। तो हमें पता है कि जो पार्लियामेंट है वही जो है नियम और कानून बनाती है। इससे पहले चैप्टर में आपने पार्लियामेंट के बारे में भी पढ़ा। सो डू दिस लॉ अप्लाई टू एवरीवन। तो क्या ये लॉ जो है हर किसी के लिए अप्लाई, हर किसी पे अप्लाई होता है। तो जो नया लॉ बनता है वो काम पे कैसे आता है। ठीक है, तो और क्या है, बहुत सारे ऐसे भी लॉ होते हैं जो लोग पसंद नहीं करते हैं, तो फिर उस लॉ को जो है लोग कैसे क्रिटिसाइज़ करते हैं जो हमारे सिटीजन्स हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम। तो अब तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या है, एक स्टोरी टाइप की दी है। इसमें एक सिचुएशन दी है कि अ गवर्नमेंट ऑफिशियल हेल्प हिज सन गो इनटू हाइडिंग बिकॉज हिज सन हैज़ बीन गिवन अ 10 year जेल सेंटेंस बाय अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर अ क्राइम दैट ही हैज़ कमिटेड। तो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल मतलब एक गवर्नमेंट का अधिकारी है, कोई अच्छी पोस्ट में है, जो कि गवर्नमेंट में उसके लड़के ने, उसके बेटे ने क्या एक क्राइम किया है। ठीक है, एक क्राइम उसने कर रखा है। तो उसके लिए उसको क्या एक सज़ा दी गई है कि उसको मतलब डिस्ट्रिक्ट ने बोला है अभी कि तुम्हें जो है 10 साल की जेल होगी, उसको सज़ा दी गई है। तो जो वो गवर्नमेंट का ऑफिशियल है ना, वो अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा है, वो उसे कहीं छुपाना चाह रहा है ताकि वो इस मतलब जो भी उसको सज़ा दी है उससे बच जाए। सो डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्शन वर राइट। तो क्या आपको लगता है कि जो ये गवर्नमेंट ऑफिशियल कर रहा है ये सही कर रहा है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि लॉ सबके लिए बराबर है, चाहे फिर वो गवर्नमेंट ऑफिशियल हो या ना हो, रिच हो पुअर हो, लॉ तो सबके लिए एक है ना। शुड ही सन बी एक्सपेंड फ्रॉम द लॉ जस्ट बिकॉज तो क्या उसके सन को जो है माफ़ कर देना चाहिए कि उसके पापा के पास पैसा है या फिर पॉलिटिकल पावर है। आपको क्या लगता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि लॉ हर कोई क्या है, लॉ के आगे बराबर होता है। सो द अबव इज क्लियर केस ऑफ वायलेशन ऑफ द लॉज। तो ये जो ऊपर केस बताया गया ना, ये साफ साफ इससे दिख रहा है जो लॉ है, नियम कानून जो है यहाँ पे उसका उल्लंघन किया जा रहा है। So as you read in Unit 1, member of the Constituent Assembly were agreed there should be no arbitrary exercise of power in independent India। तो आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा होगा कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है, जो संविधान जहाँ पे हमारे बनते हैं, उन्होंने ये बात सीधे बताई है कि कोई भी आदमी हो इस कंट्री में, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, रिच हो पुअर हो, कोई भी हो, ठीक है, किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो पावर का मिसयूज़ करे। ठीक है, अपनी मर्जी से वो पावर का यूज़ करे। आर्बिट्री एक्सरसाइज मतलब ये है कि खुद से अपनी मर्जी से पावर का यूज़ करे और पावर का क्या है, गलत यूज़ करे, किसी को भी ये अधिकार नहीं है। सो दे देयरफॉर इंस्टीट्यूटेड सेवरल प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वुड इस्टेब्लिश द रूल ऑफ द लॉ। तो इसीलिए क्या है, कुछ प्रोविज़न बनाए गए हैं हमारे संविधान में जिसमें कि जो लॉ है उनके नियम कानून बनाए गए हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज वॉज दैट ऑल द पर्सन इंडिपेंडेंट इन इंडिया। तो जो संविधान आपने बताया है, फंडामेंटल राइट आपने भी पढ़े होंगे। ठीक है, और भी हमारे संविधान में बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं जिसमें यह है कि हर कोई पर्सन क्या है, लॉ के आगे इक्वल है। इसका मतलब है कि कोई पर्सन है, वो वेदर मेल है, फीमेल है, रिच है, पुअर है, ठीक है, और कोई भी बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, वो क्या है, लॉ के आगे इक्वल है। अगर उसने कोई क्राइम किया है तो इक्वली पनिश किया जाएगा हर किसी को। ठीक है, तो मतलब अगर कोई गलत काम कर रहा है तो फिर उसकी जो सज़ा होगी ना वो उसे दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो रिच पर्सन का बेटा है, ठीक है, या फिर अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है तो उसे मतलब संविधान में यही लोग जो होते हैं, जो करप्ट लोग वो होते हैं, करते हैं ऐसी प्रैक्टिसेस, लेकिन
जो संविधान है, जो नियम है, जो कानून है, वो यही है कि अगर कोई भी पर्सन कोई क्राइम करता है तो उसकी जो पनिशमेंट है वो सबके लिए सेम है, फिर वो चाहे अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, रिच हो, पुअर हो। तो ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ इन इंडिपेंडेंट इंडिया। So the law cannot discriminate between the person of the basis of their religion, caste और gender। तो जो हमारा नियम है, कानून है, वो आदमी को, ठीक है, उसके धर्म के आधार पे, उसके कास्ट या फिर उसके जेंडर के आधार पे डिस्क्रिमिनेट उनको अलग नहीं कर सकता है, ठीक है, लॉ। So what the rule of the law means is that all law apply equally to all citizen of the country and no one can be above the law। तो लॉ का रूल, कानून का रूल का मतलब ये है कि कुछ भी लॉ हो, ठीक है, वो हर किसी, इंडिया में जितने भी नागरिक रह रहे हैं देश में, सबके लिए वो लॉ क्या है, बराबर है। लॉ के ऊपर कोई भी नहीं है। कुछ जो भी लॉ बनेगा ना, वो जितने भी लोग कंट्री में रह रहे हैं वो सबके लिए इक्वल होगा। अगर कोई किसी का मर्डर करता है या कोई भी क्राइम करता है तो जो भी पनिशमेंट है उसको वो गवर्नमेंट देगी, फिर चाहे वो कैसी ही फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो। हर कोई लॉ के आगे इक्वल है। नीदर अ गवर्नमेंट ऑफिशियल नॉर अ वेल्दी पर्सन नॉर इवन द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, लाइक कोई गवर्नमेंट का अधिकारी हो या फिर अमीर पर्सन हो या फिर प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो हमारी कंट्री का, कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है। अगर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या कोई भी हमारी कंट्री में क्राइम करता है, कोई मिनिस्टर हो या कोई भी, तो उसको भी वही सज़ा दी जाएगी जो कि अगर एक आम आदमी उस क्राइम को करता उसे दी जाती, ठीक है। तो लॉ के ऊपर कोई भी नहीं है। एनी क्राइम और वायलेशन ऑफ लॉ हैज़ अ स्पेसिफिक पनिशमेंट एज वेल एज प्रोसेस। तो कोई भी क्राइम या कोई अत्याचार कर रहा है तो उसका एक नियम है, उसका कानून है कि उसको हाँ एक स्पेसिफिक पनिशमेंट है कि तुम अगर ये क्राइम करोगे तो तुम्हें ये सज़ा मिलेगी, एक स्पेसिफिक पनिशमेंट है। और एक उसका क्या है, एक अच्छा खासा जो प्रोसेस होता है, ठीक है, जिससे कि क्या है, जो गिल्ट है पर्सन को वो इस्टेब्लिश हो, ठीक है। बट क्या हमेशा ऐसा होता है? तो देखिए, इन एंशियंट इंडिया देयर वर इम्यूरेबल एंड ऑफन ओवरलैपिंग लोकल लॉज। तो जब एंशियंट इंडिया, बहुत टाइम पहले जो इंडिया था, वहाँ पे जो लॉज थे वो ओवरलैप करते थे, ठीक है, मतलब ओवरलैपिंग लोकल लॉज। मतलब ये था कि जो अमीर है, जो वेल्दी पर्सन है, उसके लिए अलग लॉज होंगे, जो गरीब है उसके लिए अलग लॉज होंगे। सो डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंजॉय डिफरेंट डिग्रीज ऑफ ऑटोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रेटिंग दिस लॉ अमॉन्ग देयर ओन, ठीक है। यही यहाँ पे बताया है कि क्या होता है, पहले पुराने टाइम पे लॉ जब बनाए जाते थे ना, ऐसे बनाए जाते थे कि एक पर्सन ए है, एक बी है, ठीक है, दोनों ने सेम क्राइम करा, दोनों ने अगर किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, अगर ये ए पर्सन बहुत सारा पैसे वाला है या पावरफुल है तो इसकी सज़ा कम होगी, इसको उतनी सज़ा नहीं दी जाएगी मर्डर करने की। बट जो ये बी वाला पर्सन अगर ये करता है, ये पुअर है, ठीक है, ये अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, तो इसको जो है कड़ी से कड़ी सज़ा जो है वहाँ पे दी जाएगी, ठीक है। पहले ऐसा होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, दोनों के लिए जो पनिशमेंट है वो इक्वल है। तो किसी किसी केसेस में ये होता था कि पनिशमेंट वो जो दो पर्सन कर रहे हैं सेम क्राइम के लिए, वो डिपेंड करता था कि वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। जो लोअर कास्ट होते थे उनको ज़्यादा पनिशमेंट दी जाती थी। अगर कोई, मैंने वही आपको बताया, दो लोग सेम क्राइम कर रहे हैं तो पहले ऐसा होता था कि जो लोअर कास्ट है उसको उस क्राइम की ज़्यादा पनिशमेंट दी जाएगी एज़ कंपेरिजन टू द अपर कास्ट। So this slowly began to change as the system of law began to further evolve during the colonial period। फिर ये क्या है, धीरे धीरे ये सारे सिस्टम है जो वो चेंज हुआ, ठीक है। ये फिर देखिए, इट इज़ ऑफन बिलीव दैट इट वॉज द ब्रिटिश कॉलोनलिस्ट हु इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। तो ये बोलते हैं, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ब्रिटिश लोग जब हमारे देश में आए तभी रूल ऑफ लॉ जो है वो हमारे देश में, इंडिया में आया। वो बोलते हैं कि कुछ लोग का मानना है कि ब्रिटिशर्स के आने से ही ऐसे नियम और कानून बने जो कि क्या है, सब लोगों के लिए इक्वल है, हर कोई लॉ के आगे इक्वल है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ लोग का ऐसा मानना है। लेकिन यहाँ पे आपको दो ऐसी बातें बताई गई है जो एकदम इस बात को डिसएग्री करते हैं। जो ये बात यहाँ पे बोली गई है कि ब्रिटिशर्स के वजह से ही क्या बना, हमारे देश में रूल ऑफ लॉ बना। तो देखिए यहाँ पे जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने ये चीज़ भी क्लेम की है, ठीक है, जिसमें कि उन्होंने बताया, इस जो ये सेंटेंस बोला है ना उसको अपोज करा है कि फर्स्ट दैट द कॉलोनियल लॉ वाज आर्बिट्री। पहला तो यही है कि जो कॉलोनियल लॉ था, जो ब्रिटिशर्स ने लॉ बनाया था, वो आर्बिट्री था, मतलब वो अपने अकॉर्डिंग लॉ बनाते थे और वो अपनी पावर का मिसयूज़ करते थे। और सेकंड ये था कि दैट द इंडियन नेशनलिस्ट प्लेड अ प्रोमिनेंट
रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ लीगल स्फेयर इन ब्रिटिश इंडिया। जो हमारे नेशनलिस्ट थे, जो इंडिया के राष्ट्रवादी लोग थे, उन्होंने बहुत ही जो है इसमें उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है कि वो इंडिया को अच्छे से डेवलपमेंट करें और हर लॉ को जो है मतलब रूल ऑफ लॉ वो लेके आए हैं। ठीक है, तो इन दो बातों से ये प्रूफ होता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनके वजह से रूल ऑफ लॉ नहीं आया इंडिया में, क्योंकि ब्रिटिशर्स लोग खुद ही आर्बिट्री लॉ को मानते थे कि अपनी पावर का मिसयूज़ करते थे, अपनी मर्जी से काम करते थे। जो हमारे राष्ट्रवादी लोग, जो नेता लोग थे, ठीक है, उन लोगों ने ये काम किया है। और एक और एग्जाम्पल आर्बिट्रेरियस का है, ठीक है, जिसमें एक आपका सेडिशन एक्ट ऑफ 1870, ये सेडिशन एक्ट है ब्रिटिश जो 1870 में बताया था। इसमें क्या था ना, द आइडिया ऑफ सेडिशन वर ब्रॉडली अंडरस्टूड विद दिस एक्ट। एनी पर्सन प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड बी अरेस्टेड विदाउट ड्यू ट्रायल। तो जो ये सेडिटेशन एक्ट था ना 1870, जो ये लॉ बनाया था ब्रिटिशर्स ने, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर कोई भी इंडिया का सिटीज़न, ठीक है, क्या करे, जो ब्रिटिशर्स लॉ बना रहे हैं उसको क्रिटिसाइज़ करे, उसकी बुराई करे और बोले कि तुमने ये लॉ गलत बनाया है, तुम्हें ये लॉ नहीं बनाना चाहिए था। अगर कोई भी इंडियंस उसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो लोग क्या कर देंगे, इंडियन को जेल में डाल देंगे, अरेस्ट कर देंगे, बिना एक बार उससे कुछ पूछे, एक चांस दिए उसको अरेस्ट कर देंगे। तो ये कैसे, देखिए, ये ऐसा लॉ ब्रिटिशर्स ने बनाया था, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ब्रिटिशर्स रूल ऑफ लॉ लाए, क्योंकि उन्होंने खुद ऐसा रूल बनाया है कि अगर हम ब्रिटिशर्स, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रूल बनाते थे जो इंडियंस के लिए बहुत ही गंदे होते थे, तो अगर हम उसको क्रिटिसाइज़ भी करें ना, या उसको बुराई भी करते थे जो लोग उस टाइम पे थे, तो उनको पनिशमेंट दी जाती थी। और एक और यहाँ पे जलियांवाला बाग कांड आपने में भी सुना भी हो इसके बारे में। इसमें ये भी जो एग्जाम्पल है आर्बिट्रेरियस का, ये क्या है, रोवेल्ट एक्ट है, ठीक है। इसमें क्या था ना, विच अलाउड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन पीपल विदाउट ड्यू ट्रायल। इसमें भी यही था कि वो लोग क्या है, इंडिया के लोगों को अरेस्ट कर सकते थे। तो जो इंडियन नेशनलिस्ट थे, महात्मा गांधी हो गए, ठीक है, तो वो इस लॉ के बिल्कुल अपोज थे कि तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो कि हमने कुछ बोला तो तुम हमें एकदम गिरफ्तार कर दे रही हो, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो। तो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था, लेकिन फिर भी ये रोवेल्ट लॉ था जो 1990 में उन लोगों ने पास कर ही दिया। तो पंजाब में क्या हुआ, बैसाखी के दिन क्या था, ये प्रोटेस्ट इस लॉ के मतलब अगेंस्ट कि ये जो लॉ गलत बनाया है, इन्होंने प्रोटेस्ट किया, ठीक है। तो एक मीटिंग, जो लोग थे उन्होंने एक मीटिंग बनाई थी, सत्यपाल और सैफुद्दीन ने, वहाँ पे जो जलियांवाला बाग है 13 अप्रैल को वहाँ अमृतसर में, वहाँ पे एक मीटिंग बुलाई कि हाँ हम हड़ताल करेंगे, हम ये लॉ को नहीं मानेंगे कि तो हम ऐसे ही कैसे अरेस्ट कर सकते हो। तो जनरल डायर था उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का, उन्होंने क्या करा, वो एक दूसरे गेट से यहाँ पे गए जलियांवाला बाग में, और उन्होंने वहाँ पे क्या गोलियाँ चला दी, एकदम लोग निहत्थे थे, उनके पास ना बंदूक कुछ भी नहीं था, उनके ऊपर गोलियाँ चला दी कि तुम ऐसा प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो, और वहाँ पे बहुत ही लोग जो है मारे गए थे। तो ये भी एग्जाम्पल है। फिर कैसे बोल सकते हैं कि ब्रिटिशर्स रूल ऑफ लॉ लाए, वो तो खुद ही इतने अत्याचार कर रहे थे। तो जो इंडियन नेशनलिस्ट थे ना, वही उन्हीं लोगों ने क्रिटिसाइज़ करा कि जो ये ब्रिटिशर्स हैं ये अपनी अथॉरिटी, अपने पावर का गलत यूज़ कर रहे हैं। तो दे ऑल्सो बिगन फाइटिंग फॉर ग्रेटर इक्वालिटी एंड वांटेड टू चेंज द आइडिया ऑफ लॉ फ्रॉम अ सेट ऑफ रूल्स दैट वर फोर्स्ड टू ओबे। तो वो इस आइडिया ऑफ लॉ को भी चेंज करना चाहते थे, ऐसे रूल को जो ज़बरदस्ती हमसे करवाए जा रहे हैं, भले ही हम लोग नहीं करना चाहते, पर ब्रिटिशर्स ज़बरदस्ती हमसे करवाए जा रहे हैं। तो हमारे जो नेशनलिस्ट महात्मा गांधी और भी जो राष्ट्रवादी लोग थे, उन्होंने इसका अपोज किया, इसके खिलाफ बहुत ही प्रोटेस्ट किया, विद्रोह किया। तो 19th सेंचुरी के एंड में क्या हुआ था, द इंडियन लीगल प्रोफेशन ऑल्सो बिगन इमर्जिंग एंड डिमांडेड रिस्पेक्ट इन कॉलोनियल कोर्ट्स। तो जो इंडियन लीगल प्रोफेशन था वो बहुत ज़्यादा फैला, तो उन्होंने ये भी डिमांड की अब कि हमें जो तुम्हारे ब्रिटिशर्स के कोर्ट है, हमें भी वहाँ पे हमें इंडियन अपने जज वहाँ पे चाहिए, ठीक है। क्योंकि पहले क्या था, कोर्ट में सारे ब्रिटिशर्स के ही जज थे, तो अगर इंडिया का कोई पर्सन कुछ थोड़ी सी भी गलती करता था, वो सीधे उसको जेल में कर देते थे या मौत की सज़ा दे देते थे। तो फिर नेशनलिस्ट और लोगों ने, इंडिया के लोगों ने बोला कि इंडियन जज भी रखो अपने कोर्ट में, ताकि हम न्याय करें। अगर इंडिया का कोई आ रहा है पर्सन वहाँ पे, तो उसकी गलती के हिसाब से उसको सज़ा दे, उसके साथ न्याय हो।
सो दे बिगेन टू यूज़ लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट्स। तो वो अपने लीगल राइट्स को बचाने के लिए जो है वो चाहते थे वहाँ पे आना, क्योंकि जो इंडियन जजेस है फिर उनको भी वहाँ पे आए, उन्हें भी कोर्ट में रखा गया, तो उन्हें भी एक बहुत ही बड़ा रोल मिला कि वो डिसीज़न ले सके। तो इसके बाद क्या हुआ ना, देयर वर सेवरल वेज इन विच तो इंडिया ने ही बहुत सारे इंडियंस ही लोग थे, जो राष्ट्रवादी ही लोग थे, नेता लोग, जिन्होंने जो है रूल ऑफ लॉ जो इंडिया में लेके आए हैं कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे ही। सो विद द अडॉप्टेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द डॉक्यूमेंट सर्व्ड एज द फाउंडेशन ऑफ विच एवर रिप्रेजेंटेटिव बिगेन मेकिंग द लॉज फॉर द कंट्री। तो संविधान में क्या है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, जब भी इलेक्शन होता है ना, MP MLA, हम वहाँ पे अपने लीडर को चूज़ करते हैं, उसको वोट करते हैं, तो जो नेता जीत के आता है वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनता है, ठीक है, हमारे बिहाफ पे काम करता है। तो वही क्या है, वहाँ पे कंट्री के लिए क्या कर रहा है, काम कर रहा है, कंट्री के लिए लॉ बना रहा है। तो फिर हर साल क्या होता है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो कुछ ना कुछ नए लॉ जो है वो पास करते हैं और पुराने लॉज को भी चेंज करते हैं, क्योंकि इतने टाइम से इतने फास्टली जो चेंजेस आ रहे हैं, कंट्री की इकोनॉमी हर किसी में चेंज आ रहा है, और या फिर कभी कोई सिचुएशन आ जाए तो उसके अकॉर्डिंग कोई लॉ बनाना पड़ता है ना। तो हर साल क्या होता है, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो कोई ना कोई नए नियम कानून बनाते रहते हैं। तो आपने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, इसके बारे में, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग एक नया लॉ बना था। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो सन हो गए या फिर डॉटर या फिर उनकी मदर होगी, उनको फैमिली प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर मिलेगा। तो ये लॉ है, ठीक है, हमारी कंट्री का, कि अगर घर की कोई प्रॉपर्टी है तो उसमें चाहे सन हो, डॉटर हो या मदर हो, उनको क्या मिलता है, इक्वल शेयर मिलता है, इक्वल हिस्सा मिलता है। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी है तो सिर्फ बेटे का उसमें अधिकार है, उसमें बेटियों का भी है, उनकी माँओं का भी, फैमिली प्रॉपर्टी में सबका अधिकार होता है, ठीक है। सिमिलरली न्यू लॉज हैव बीन इनेक्टेड टू कंट्रोल पॉल्यूशन, और बहुत सारे नए लॉ बनाए गए जिससे क्या, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए। तो लोगों को कैसे लगता है, क्यों लगता है कि ये नए नए लॉ बनाने नेसेसरी हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो नए लॉ जो हैं वो कैसे आते हैं, तो पार्लियामेंट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज। तो जब हमारी पार्लियामेंट होती है, पिछले चैप्टर में पढ़ा है आपने पार्लियामेंट के बारे में, जिसमें प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर होते हैं। तो पार्लियामेंट का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है लॉ को बनाने में, ठीक है। देयर आर मैनी वेज थ्रू विच दिस टेक प्लेस, और बहुत सारे तरीके हैं जिससे ये लॉ जो है, ऐसा नहीं कि एक बार बोल दिया तो लॉ बन गया, बहुत सारी प्रोसेस के थ्रू वो जाता है, ठीक है। और ऑफन डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी में भी, सोसाइटी में भी ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो लॉ की डिमांड करते हैं, किसी पर्टिकुलर लॉ की, कि हमें ये लॉ चाहिए, ऐसा लॉ पास होना चाहिए। तो जो इम्पोर्टेंट रोल है पार्लियामेंट का वो ये है कि जो भी प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं उसके तरफ ज़्यादा ध्यान देना। तो हम एक स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे, और जिसमें हम डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि पार्लियामेंट को बताया गया था कि डोमेस्टिक वायलेंस जो हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस मतलब जो वुमेन्स पे पहले घर पे अत्याचार होता था ना, उनके हस्बैंड या कोई भी उन्हें घर पे उनके साथ वायलेशन होता था, तो इस इशू को जो है लोगों ने ही क्या है उठाया था पार्लियामेंट में, उनसे बोला था इसके लिए, और फिर इसके लिए एक लॉ भी बना था। तो डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब यही है कि कोई भी इंजरी, हार्म या फिर डर जो है, कोई मेल या फिर यूजुअली हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को मार रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो ये डोमेस्टिक वायलेंस होता है। तो इंजरी कैसे भी हो सकती है, फिजिकली, इमोशनली, अब्यूजिंग हर, कैसे भी हो सकती है, ठीक है। तो जो वुमेन का प्रोटेक्शन था डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, उसके लिए जो है एक एक्ट 2005 जो है, उससे लोगों ने बोला था कि जो है वुमेन के लिए भी लॉ पास करो। तो यहाँ पे एक छोटे स्टोरी की हेल्प से आपको बताया गया है कि कैसे जो है ये डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ जो है लॉ पास हुआ था। तो देखिए यहाँ पे अक्टूबर 2006 की बात बताइए। यहाँ पे एक लेडी है, वो न्यूज़पेपर पढ़ रही है, साजिया नाम है उनका। तो वो जब न्यूज़पेपर पढ़ रही है तो बोल रही है कि आज ये वुमेन के लिए बहुत ही बड़ा जो है, बहुत ही अच्छा दिन है। तो ये जो औरत है वो बोल रही है कि सिर्फ वुमेन के लिए ही नहीं, ये ऐसे हमें ये होगा कि वायलेंस फ्री घर मिलेंगे जहाँ पे मारपीट नहीं हो रही है, जिसके क्या होगा,
हर किसी को बेनिफिट होगा। ये कुसुम है वो बोलती है कि बहुत ही टाइम लगा ये लॉ को पास होने में, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस जो हो रहा है ना, घरेलू हिंसा, उसके खिलाफ एक लॉ नियम कानून बनने में बहुत ही टाइम लग गया। ठीक है, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, लॉ पास हो गया, न्यूज़पेपर में आया कि यहाँ पे जो आया है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस जो है एक्ट पास हो गया है। तो ये बहुत खुश हो रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, लॉ पास हो गया। और ये बोल रही, क्योंकि ये एक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि कितनी मेहनत लगी थी, कितनी प्रोसेस के थ्रू जो है मतलब इतने टाइम बाद ये लॉ पास हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उससे पहले की कहानी बताई है कि कितना टाइम लगा था ये लॉ पास होने में। तो अप्रैल 1991 में अपने ऑफिस में एक दिन साजिया और ये कुसुम काम कर रहे थे। तो उस दिन क्या हुआ ना, दो औरतें क्या है इनके कोर्ट में आई और वो बोलती हैं कि मुझे एडवाइस चाहिए। वुमेन ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट में आई कि मुझे एडवाइस चाहिए, मेरे हस्बैंड क्या है मुझे मार रहे हैं। ठीक है, और अभी तक मैंने किसी को बताया नहीं है क्योंकि मुझे बहुत शर्म आ रही है बताने में, और मैं कहीं पे जाई भी नहीं, मतलब मैं अब इसे और सहन नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं कहीं जा भी नहीं सकती हूँ इसके लिए। और एक और औरत वहाँ पे आई है, वो बोल रही है कि मेरा बेटा और मेरी जो बहू है वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, वो मेरे को अब्यूज़ कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं। ठीक है, और मेरे बैंक अकाउंट को भी सारा उन्होंने हड़प लिया और मेरे को घर से बाहर निकाल दिया है। तो अब मैं क्या करूँ, ये दो औरतें यहाँ पे आ रखी हैं। फिर ये इन्हीं जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन में साजिया और कुसुम काम कर रहे हैं उनसे बोल रही हैं कि मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती हूँ, मैं बस ये है कि ये वायलेंस, ये जो अत्याचार हो रहा है ये कम हो जाए, मैं पुलिस के पास नहीं जाना है मुझे, बस ये अत्याचार जो है कम हो जाए। और ये औरत जो है ये भी ये चाहती है कि मैं ये नहीं चाहती कि मुझे मेरे घर से निकाला जाए जहाँ पे मैं रह रही हूँ। तो ये औरत जो साजिया कुसुम है वो बोलती है कि अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई लॉ नहीं है जो सिविल ऐसे कुछ हो, एक सिर्फ क्रिमिनल वन है जिसमें कि आपको पुलिस स्टेशन जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो फिर इसमें क्या होता है, जो औरतें हैं वो खिलाफ आवाज़ उठाती हैं कि ऐसा लॉ पास करो, ठीक है, जो वुमेन के लिए हो। तो बहुत सारी वुमेन इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती हैं कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए, वुमेन को जो लोग मार रहे हैं उसके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन चाहिए। ठीक है, हमें हमारा राइट चाहिए कि हम अपने ही घर पे रह सकें। ठीक है, और एक नया सिविल लॉ जो है वो पास करो इसके लिए। तो 1999 में लॉयर कलेक्ट हुए, ग्रुप ऑफ लॉयर, ठीक है, लॉ स्टूडेंट, सब लोग जो है यहाँ पे कलेक्ट हुए, लॉयर और ग्रुप ऑफ लॉयर, लॉ स्टूडेंट, एक्टिविस्ट, आफ्टर नेशन वाइड कंसल्टेशन। ठीक है, ये सारे लोग जो यहाँ पे कलेक्ट हुए और बिल बनाने की तैयारी करने लगे। तो डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस में क्या क्या होता है कि इसमें फिजिकल, इकोनॉमिकल, सेक्सुअल, वर्बल और इमोशनल एब्यूज़ सब चीज़ इसमें आती है। अगर इनमें से भी कोई भी एक चीज़ हो रही है, फिजिकली, इमोशनली कोई भी एक चीज़ हो रही, तो वो है डोमेस्टिक वायलेंस। तो जो लॉ है डोमेस्टिक वायलेंस का उसमें हर कोई वुमेन को जो है कवर करेगा। ठीक है, तो फिर ये औरत बोलती व्हाट अबाउट सम मॉनेटरी रिलीफ, कि अगर हमें निकाल भी देते हैं तो हमें जो हमारे पैसे रखने का हक हो। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, पहले तो ये सारे रूल बने कि ऐसे 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 होगा, लेकिन ये लोगों को पसंद नहीं आए। फिर दोबारा नए रूल्स, उसमें नई चीज़ें उस लॉ में ऐड हुई। ठीक है, कि गवर्नमेंट थी जो पार्लियामेंट में, वो बहुत जल्दी ये लॉ पार्लियामेंट में गया। ठीक है, फिर ऐसा लॉ बना कि मतलब उसमें लोगों को पसंद, औरतों को मतलब ये पसंद नहीं आया कि जो लॉ वो बना। ठीक है, तो फिर मतलब लोगों ने फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। ठीक है, ताकि लॉ में जो है और भी ज़्यादा चेंजेस लेके आओ। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी जो उन्होंने बोला कि ये बिल को जो है चेंज होना पड़ेगा, इसमें और सारे रूल्स जो है और भी चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस की जो पूरी डेफिनेशन है वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर नहीं हो रही है। तो हमें मतलब फिर ये भी चीज़ था कि अगर कोई पति पत्नी डाइवोर्स लेते हैं, तलाक लेते हैं, तो वहाँ पे जो चिल्ड्रन है उसकी कस्टडी किस पे जाएगी, ये भी सारी चीज़ें इसमें ऐड करो। तो फिर ये सारी चीज़ें हुई, फिर अब नया लॉ, एक और लॉ बन के आया। तो फिर वो लॉ जो था उससे जो है सब लोग खुश थे, जो नया एक सिविल लॉ वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस का आया। ठीक है, जिसमें कि सबको रिलीफ मिला, मिलियंस ऑफ वुमेन, डॉटर, वाइफ, सबको जो है रिलीफ मिला। ठीक है, तो देखिए बिल इतने बार जो है इससे बिल बना, आपका लॉ इतने बार बिल बन के आया, लेकिन जो सिटीज़न थे उनको वो उसमें सारी चीज़ें नहीं मिल रही थी, तो दोबारा उन्होंने रेस करा।
करा, ठीक है। तो जब तक सिटीज़न को पसंद नहीं आ रहा है, वो दोबारा रेस कर रहे हैं, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो तब तक लॉ और भी पास नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे कि ऊपर आपने एग्जाम्पल देखा, इससे हमें ये पता चला कि जो सिटीज़न का रोल है वो बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि वो पार्लियामेंट को हेल्प करे कि जो लॉ है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो इस लॉ को इस्टॉब्लिश करने से ही हमें क्या है, जैसे कि लॉ इस्टेब्लिश हो रहा है, फिर लॉ पास हो रहा है, तो हर स्टेज में क्या है, हर प्रोसेस में सिटीज़न की वॉइस जो है वो इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि ऊपर आपने एग्जाम्पल में देखा। तो ये वॉइस टीवी, रिपोर्ट, न्यूज़पेपर, सब किसी के भी थ्रू हो सकती है। अब देखिए अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉ। अब बहुत से ऐसे भी लॉ होते हैं ना जो गवर्नमेंट बना तो देती है, लेकिन जो सिटीज़न है, कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जिनको वो लॉ पसंद नहीं आते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी बहुत से लॉ हैं, तो हम इसको ऐसे एक लॉ के बारे में पढ़ेंगे। लेट अस लुक एट द सिचुएशन वेयर द पार्लियामेंट पासेस लॉ दैट टर्न आउट टू बी अनपॉपुलर। ऐसे एक सिचुएशन के बारे में पढ़ेंगे जिसमें पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया जिससे जो कि लोगों को अच्छा नहीं लगा, ठीक है। तो समटाइम जो होता है, क्या होता है, अ लॉ कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड एंड हेंस लीगल बट इट कैन कंटिन्यू टू बी अनपॉपुलर। कभी कभी एक लॉ होता है जो मतलब लीगल भी होता है और कॉन्स्टिट्यूशन उसे वैलिड भी करता है, बट कभी बहुत सारे लोग होते हैं जो अनपॉपुलर होते हैं और उसे मानना मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उस लॉ को, क्योंकि उन लोगों लोगों को लग रहा है कि जो उसके बिहाइंड इंटेंशन है वो अच्छा नहीं है या फिर उससे हमें हार्म हो सकता है। तो ऐसे लॉ ना अगर बन भी रहे हैं, भले ही कॉन्स्टिट्यूशन में लीगल भी हैं, लेकिन जो सिटीज़न है उनको लग रहा है कि ये लॉ सही नहीं है, तो वो लॉ पास होने से भी रुक सकता है। लोग जो है उस लॉ को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में लिख सकते हैं, टीवी चैनल में रिपोर्ट कर सकते हैं। तो हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो सिटीज़न है, ठीक है, वो बोल सकते हैं अगर उन्हें कोई लॉ पसंद नहीं आ रहा है तो पार्लियामेंट में। तो जब लार्ज नंबर ऑफ लोग जो है उन्हें लग रहा है कि जो ये लॉ जो पास हुआ है ये सही नहीं है, तो पार्लियामेंट को फिर वो लॉ चेंज करना ही पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए कि वेरियस म्यूनसिपल लॉ है जिसमें कि क्या है, एक म्यूनसिपैलिटी है, उसका एरिया है, वहाँ पे जो लॉ है वहाँ पे ये बोल दिया कि इस एरिया में जो सड़क में जो लोग ठेला लगाते हैं, बाज़ार खोलते हैं, वो नहीं लगाओ, ठीक है, वो इलीगल है, उसे मत लगाओ, वहाँ पे बना दिया है, ठीक है। एक तरीके से सही भी है, लेकिन फिर कुछ लोग हैं, ठीक है, जो मतलब वो लोग बोल रहे हैं कि लोग जो है पब्लिक स्पेस में अच्छे से चल नहीं पा रहे हैं, जगह वहाँ पे मिल नहीं रही है, लेकिन कुछ लोग क्या है इस लॉ को डिनाई कर रहे हैं, इस लॉ को मान नहीं रहे हैं, ठीक है। तो एक तो इसको फेवर कर रहा है और एक इसको डिसएग्री कर रहा है, तो यहाँ पे कंट्रोवर्शियल कॉन्फ्लिक्ट आ गया। पीपल हु थिंक दैट दिस लॉ इज़ नॉट फेयर कैन अप्रोच द कोर्ट टू डिसाइड ऑन दिस इशू। जो लोगों को लग रहा है कि ये लॉ फेयर नहीं है, ठीक है, वो वहाँ पे जा सकते हैं कोर्ट में और इस इशू में बात कर सकते हैं। तो जो कोर्ट है उसके पास पावर है कि मतलब वो क्या करेगा, इस लॉ को मॉडिफाई चेंज कर सकता है या फिर कैंसिल कर सकता है, और कॉन्स्टिट्यूशन को ये फॉलो करना ही पड़ेगा। तो जैसे कि आपने वुमेन मूवमेंट, ठीक है, यहाँ पे एक फ़ोटो बताइए कि डिफरेंट लोग जो है वुमेन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई। तो यहाँ पे यही बोला है कि जब हम सिटीज़न हैं कंट्री के, तो हमारा रोल सिर्फ ये नहीं यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता है कि हाँ हमने रिप्रेजेंटेटिव वोट दे दिया, इलेक्ट कर दिया, हमारा रोल यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता है। हमें क्या है, जो सारी चीज़ें हैं, न्यूज़पेपर, मीडिया, सबको क्लियरफुली देखना चाहिए कि हमारे एमपीज़ क्या काम कर रहे हैं, अगर सही काम नहीं कर रहे हैं तो उनको क्रिटिसाइज़ भी करना चाहिए, और जो एक्शन अगर हमें लगता है लेना चाहिए तो हमें एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। तो अगर बहुत सारे लोग उस पर कुछ लॉ पास हो रहा है, कोई भी चीज़ है जो सही नहीं हो रही, बहुत सारे लोग उस पर उठ के आएंगे, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन को उसको डेफिनेटली चेंज करना पड़ेगा। सो यही था इस चैप्टर में। आई होप मैंने आपको जो भी चीज़ें समझाई हैं आपको समझ में आई होंगी। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।